सेना अपनी शक्तिशाली जितनी भी उसकी प्रभाव है उसको बढ़ाने की खूब कोशिश कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और सरकार हमारी बातों से बिल्कुल नामंजूरी कर रही है। लेकिन कुछ सालों के लिए हमने ऐसा ज़रूर किया कि हम सरकार से जाते रहे, हम निवेदन करते रहे, हम घुटने टेकते रहे और सरकार के उन सरकारों के पास कोई और प्रायोरिटीज़ थी। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई तुमने ये एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या पड़ी हुई है। आजकल एयरक्राफ्ट कैरियर तो इतना बड़ा जहाज़ है, इतना बड़ा टारगेट है, कोई भी इसको गिरा सकता। चाइना को प्रॉब्लम हमसे ये है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं और जब तक हम गरीब थे, हमारी डेमोक्रेसी में कोई दम नहीं था, हमारे लोग पिछड़े हुए थे, तो ये चाइना के लिए बहुत अच्छी बात थी। मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसके सलाहकार हैं। उनका एक बयान आया था कुछ दिन पहले कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसके सी गार्जियन हम हैं। कितनी बार आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई ना कोई जानवर चंद्रमा को देख के भौंके। कभी आपने ये देखा कि चंद्रमा वापस भौंकता है? बिल्कुल। नमस्कार, मैं अभिजात शेखर आजाद, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान सर, जिनके साथ हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारतीय नौसेना का विस्तार हो रहा है, मैरीटाइम को लेकर के बात करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी भारतीय नौसेना का एक्सपेंशन है, ब्लू इकोनॉमी है, तमाम चीज़ों पे हमारा मिशन क्या है। सर, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका नव भारत टाइम्स पे। धन्यवाद सर, सबसे पहले ये है कि आईपीआरडी इंडो पैसिफिक जो एक भारतीय नौसेना के लिए खास मकसद भी रहा है, इसमें क्वाड जैसे संस्थान भी बने हैं, तमाम चीज़ें बने हैं। इसका मकसद क्या है इस डायलॉग का? इससे भारत क्या संदेश देना चाह रहा है? जी यस। धन्यवाद। आपका सवाल वाकई गंभीर सवाल है और इसका जवाब ऐसा है कि जो हिंद प्रशांत महासागर का ये जो जोड़ है, जो इंडो पैसिफिक है, ये वैसे तो देखा जाए कि इतिहास के तौर से या इतिहास की नज़रों से देखा जाए तो ये हमेशा के लिए हिंद प्रशांत महासागर एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजिक स्पेस होती थी। अब क्या हुआ कि कॉलोनियल पीरियड में, जबकि वलायत से या पुर्तगाल से या स्पेन से, हॉलैंड से, यूरोप से जब ये कॉलोनाइजेशन हुई ना, तो ये कुछ 400 सालों के लिए हमारे दिमाग में ये बैठ गई बात कि हिंद सागर अलग है और प्रशांत सागर अलग है। और क्योंकि हमारी जो बेसिक एजुकेशन पे जो दबाव डाला था अंग्रेज़ों ने, उनसे पहले पुर्तगालों ने, और ये बात हमारे देश में बहुत लोग भूल जाते हैं कि हालांकि हम काफ़ी निंदा करते हैं इंग्लैंड की या ब्रिटिश की, लेकिन उनसे 100 साल पहले पुर्तगाल ने आके अपना जो यहाँ पे दबाव डाला, जो प्रभाव हम पे दबाव डाला, प्रभाव की बात तो कम है, उससे हमारी जो सोच थी ना, समुद्री सोच, वो बदल गई। अब उस समुद्री सोच में 400 सालों के लिए हम लोग ये सोचते रहे, जैसे मैंने अभी कहा कि हिंद सागर अलग, प्रशांत सागर अलग। लेकिन अब क्योंकि वित्त की से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, वो अभी वापस इस हिंद प्रशांत सागर महासागर के जरिए पहुंच चुकी है। और ये इसका जो इकोनॉमिक पेंडुलम होता है दुनिया का, उसे हम अक्सर कहते हैं कि इसका जो स्विंग होता है पेंडुलम का, अब ये वापस वहीं पे पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। ओके, अब भारत की बात आई, भारतीय नौसेना की बात उसके बाद आएगी। पहले भारत की तो बात थोड़ा कर लें। तो भारत का आप शेप देख लो, एक त्रिकोण की तरह है, इन्वर्टेड त्रिकोण है ना जी। सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है? हिमालय जी। हिमालय के क्षेत्र से कोई व्यापार नामुमकिन है जी। जो त्रिकोण में एक वर्टिक्स होती है, बाएं हाथ की पश्चिमी वर्टिक्स, वहाँ पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान का खास
आयात और आयात क्या है, इंपोर्ट और मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान का है टेररिज्म। जी बिल्कुल। दूसरी वर्टेक्स पे चीन है और चीन का प्रयास यही रहा है कि ये पूरे शेप को ही चेंज कर लो। तो हमारे पास क्या बचा अभी? अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि एक हमारी सॉरी एक हमारी एस्पिरेशन है, होप है, इच्छा है, चाह है कि हम एक 4 मिलियन जीडीपी, 4 मिलियन यूएस डॉलर की 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से लेके हम 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचे, और वो भी 2047 तक, है ना। 47 तक पहुँचने के लिए हमारे पास वक्त कितना है? 25 साल। इन 25 साल भी नहीं, 22 साल। अब इन 22 सालों में अगर हम केवल इंटरनल डिमांड और इंटरनल सप्लाई की बात करते हैं तो ये हमारे लिए नामुमकिन है। तो ये ज़रूरी है कि हम जो अपना जो पेनिनसुला है, जो दोनों तट हैं, उनका लाभ उठाएं। यानी कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो आउटवर्ड लीनिंग होनी चाहिए। अब अगर आउटवर्ड लीनिंग इकोनॉमी चाहिए तो उसकी सुरक्षा भी आउटवर्ड लीनिंग होनी चाहिए। अगर आपको केवल अपने ही बिल्कुल नज़दीकी इलाकों पे काबू रखना है तो फिर आप कभी ये 4 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का ख्वाब देना भूल जाएं। अगर आपको वो ख्वाब लगता है कि वो ख्वाब नहीं है, वो सपना नहीं है, वो हकीकत में हम बदलना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है इन दोनों के अलावा कि एक तो दोनों तटों का इस्तेमाल करें, दूसरा हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो आउटवर्ड लीनिंग हो, इस कारण कि हमारा व्यापार जो है वो दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए उभरता रहे, और उस उभरती हुई ट्रेड के लिए हमें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, स्थिरता की, जहाँ पे जिस कारण हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। अब आई इसके बाद नौसेना की बात। नौसेना का जो संवाद है बाकी लोगों का, ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है, ये डायलॉग क्या है? संवाद ही तो है ना। इस संवाद में हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ये हम इतना भी हम अपने आप को इतना भी अहंकार नहीं रखना चाहते हैं अपने दिमाग में कि हम ही हैं कि सभी उपाय हम ही सोच लें। हम बाकियों की भी राय सुनना चाहते हैं, उनकी सोच के बारे में भी सुनना चाहते हैं। उनके पास भी कोई ख़ास आइडियाज़ होंगे, कोई सॉल्यूशंस होंगे जिनको अपना के हमारा फ़ायदा होगा। ऐसे कितनी ये संस्थाएं हैं जहाँ पे आप 40-50 लोगों को बुला के, वो भी एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे बात की जाए। तो ये है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का जो मकसद है, वो ये है कि संवाद के तौर पे, संवाद के दौरान हम एक दूसरे से उपाय मांगें, एक दूसरे को उपाय दें, एक दूसरे की राय पूछें, एक दूसरे से फिर जाके एकत्रित होके काम करें। सर मेरा ये सवाल, जो आपने कहा है कि अलग अलग देशों के से हम राय कायम करना चाहते हैं, मिलजुल करके काम करना चाहते हैं, बेसिक मकसद ये है। इन सब के बीच में चाइना का इन्फ्लुएंस कितना आपको लगता है जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक में, खास करके इंडियन ओशियन में? मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इन सब के ऊपर में और जो भी आप सेंट्रल एशिया को अगर छोड़ भी दें और आसियान को भी देखें, चाइना का इन्फ्लुएंस कितना भारत को कितना ज़्यादा परेशान करता है, या कितना इन्फ्लुएंस आप देखते हैं? इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अगर हमारे विरोध कोई काम कर रहा है तो वो है चाइना, और वो चाइना हमारे विरोध काम क्यों कर रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या ये इस कारण है कि हम लोग ये युद्ध पोत बना रहे हैं बड़े बड़े, हम मिसाइलें बना रही हैं बड़ी बड़ी, या हम पनडुब्बियों को बना रहे हैं, हमारी क्षमता बढ़ रही है उनमें, हमारी काबिलियत क्या ये है? और मेरा ख्याल है, और मैं दर्शकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बात नहीं है। चाइना को प्रॉब्लम हमसे ये है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, और जब तक हम गरीब थे,
हमारी डेमोक्रेसी में कोई दम नहीं था, हमारे लोग पिछड़े हुए थे। तो ये चाइना के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि वो अपने लोगों को कह सके कि अगर हम नहीं होते तो नहीं, अगर हम नहीं होते तो तुम उन लोगों की तरह पिछड़े हुए होते। केवल हम हैं जो कि आपको ये मार्ग पे, प्रॉस्पेरिटी की मार्ग को पे चला रहे हैं। अब हम डेमोक्रेसी को नहीं छोड़े। जितने भी भूत प्रेत हम लोगों ने किसी भी श्रेणी में पैदा किए, फिर हम उनसे ही डरने लग गए, उसके बावजूद हम डेमोक्रेसी से नहीं हटे। हमारा देश एक गणतंत्र रहा, एक सब कुछ होने के बाद हम तरक्की भी करने लगे। और हमारा वित्त मंत्री की कई वित्त मंत्री आए, कई वित्त मंत्रालयों के सुधार से, आधार से हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी क्या सिचुएशन है? अभी हम प्रॉस्परस हो गए हैं, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। अभी दुनिया के देशों के को अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारी पोजीशन कुछ 5th 4th 3rd कहीं ना कहीं तो है। चलो 4th 5th 3rd, इस पे ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो ये नहीं कह सकते कि उस देश को देखो। अब वो देखना ही नहीं चाहते। अब उनके जो लोग हैं चाइना में, जो लोग हैं आम लोग, वो भारत की ओर देख के अपने आप को पूछते हैं और अपने प्रशासन से पूछते हैं कि भाई तुम कौन सी खेत की मूली हो कि हम तुम्हारे ही रास्ते पे चलें। इनको देख लो, ये तो नहीं, ये इनमें कोई डिक्टेटर नहीं है, इनमें कोई सिंगल पार्टी रूल नहीं है, इनकी कोई गवर्नमेंट में इतना मतलब ऑर्डर पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये काम करें। तो यानी कि विकल्प हैं लोगों के पास। अब ये बात जो है, ये बात चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बिल्कुल मतलब वो इस बात को दोहराना चाहते ही नहीं है, उनको बात ही नहीं करना चाहते हैं इस पे। और इस कारण चाइना हमेशा के लिए सुनिए, हमारे विरोध रहेगा। अब बात करते हैं व्यापार की और ये हिंद महासागर की, जिससे आपने शुरू किया था। फ़र्ज़ करो कि हम दो जवान बच्चे हैं, ठीक है, हम थोड़ी कड़की है, एक ही पेप्सी मिल रही है दोनों को। हमने कहा चलो एक कैन खरीदते हैं यार, पेप्सी का कैन। तो एक ही कैन है हमारे पास, पैसे इतने ही है कि एक ही कैन खरीदा जाए। तो आप कहते हो चलो 2 स्ट्रॉ तो मिल जाएंगे, एक स्ट्रॉ से मैं पी लूँगा, एक स्ट्रॉ से तुम पी लेना, ना मेरा जूठा तुम्हें ना। फिर उसकी जो ओपनिंग है वो इतनी नहीं है, मैंने कहा दोनों ही स्ट्रॉ डाल देते हैं और आराम से पिएंगे। अच्छा, अभी हम अगर ऐसा करें तो 2 सेकंड के अंदर अंदर हमारे एक या दोनों में ख्याल आएगा ये साला मेरे से ज़्यादा पी रहा है ना? क्यों आ रहा है ये ख्याल? क्योंकि पेप्सी का कैन है, वो एक ग्लास नहीं है, वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो फिर हम देख पाते कि क्या हो रहा है, मगर हम देख नहीं पा रहे। तो चीन जो है, चाइना जो है, वो हर व्यापारिक तौर पे ना केवल सेम मार्केट्स, सेम सोर्सेज, ना केवल ये बात, लेकिन वो ओपेसिटी लेके आता है, वो ओपेक चीज़ें लेके आता है। और हम जो हैं बाकी लोगों के साथ, हम लोग ट्रांसपेरेंट हैं कि हम साफ साफ कह देते हैं। सो इस कारण चीन हमसे विरोध करेगा ही करेगा, और हम उनके साथ जुड़ के भाई भाई करके काम नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपनी ये जो नीयत है इसको बदलते नहीं, इसकी आदत है वो उसको बदलते नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते। सो भारत के खिलाफ जितने भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बेशक एक्चुअल एक्शन में या वार्तालाप में या यूएन में, ये चाइना हमारे विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो ये जो विकल्प है भारत जो एक भारत एक एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, वो उनके लिए मंजूर नहीं है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। जी बिल्कुल। सो इस कारण चाइना का जो प्रभाव है इस पूरे क्षेत्र में टोटली नेगेटिव प्रभाव है। कोई ऐसी बात नहीं, ना केवल
उनकी आदतें देखो। हम आपको पैसे, वो जैसे पुराने ज़माने में नहीं होते थे जो साहूकार, जी जी। तो आपको पैसे देने हैं, आपकी सारी ज़िंदगी कट गई, आपको ब्याज देते देते, मूल बाकी है ना। सो ये सब बातें जो हैं, ये भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा सा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और इस कारण चीन का जो प्रभाव है वो प्रॉब्लमेटिक है। ये बात अलग है कि हिमालय की जो सीमा है, उस पे हम जानते हैं कि बिल्कुल तनाव रहता हाँ, तनाव रहता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं अक्सर कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारी जो सीमा है, हमारी जो सरहद है, वो केवल हिमालय की सरहद नहीं है, पूरे भारत पे एक सरहद है। जी। और पूरे भारत में सरहद तट पे भी है, समुद्री इलाकों में भी है, और हिमालय में भी है, और रेगिस्तान में भी है, और जंगलों में भी है, और पहाड़ों में भी है ना। सो जहाँ रही बात भारतीय नौसेना की, उनका प्रथम फर्ज है कि भारत की अखंडता को कायम रखना। और जी। इस कारण जो भी ताकत ऐसी हो जो इस अखंडता को थ्रेटन करती हो, उसका विरोध हम ज़रूर करेंगे। सर, आप नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। आप भारतीय नौसेना में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। आप जो भी बात बता रहे हैं, इसमें जब आप भारतीय नौसेना जब बांग्लादेश या फिर श्रीलंका या फिर मालदीव इन लोगों से बात करती है, इन लोगों का भारतीय हिंद महासागर में भारत को लेकर के क्या होती है, डील करने में क्या आपको दिक्कत आती है, जब खास करके चाइना जब प्रभाव दिखाते रहता है, या क्या इन देशों के मन में भी कोई चीन को लेकर के डर रहता है? आप लोग को ऐसा महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल उनको डर रहता है, क्योंकि चीन उनको डराती है। हम उनको डराते नहीं हैं, जी लेकिन चीन उनके दिमाग में ये बात फैला देता है या भर देता है कि भाई भारत को शक की नज़रों से देखा करो। जी लेकिन जब जब कोई असंख्या, क्या कहते हैं उसको, कोई बुरी सिचुएशन Yes. आए, तो वो भी जानते हैं कि उनकी सहायता के लिए केवल भारत ही आएगा, चीन तो आने से रहा। जी। अब श्रीलंका की बात देख कर लो, जब उनके इकोनॉमी पे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, बैंकरप्ट हो गई, हमने 4 अरब दिए उनको डॉलर्स। चीन ने क्या दिया? कुछ नहीं दी। 500 मिलियन। जी। हम लोगों ने कितना दिया? 4 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब उसके बाद भी अगर कोई सोचे कि चीन से फ़ायदा है काम करने का और भारत से नहीं, तो अब आगे क्या कहें। लेकिन क्या ऐसा है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि चीन चालाकी से, चतुरता से अपनी डील्स करता है। अब हम्बन टोटा की बात तो देख ही रहे हैं आप। कोई भी देश अगर 99 साल तक अपनी ज़मीन खोने के लिए तैयार है, और वो तैयार क्यों है? वो तैयार थोड़ी थे, उनको मजबूरन करना पड़ा। सो इस कारण हम जब उन लोगों से बात करते हैं, तो उनको उनकी आंखों में एक आशा रहती है कि भाई किसी न किसी तरह आप इतनी लीडरशिप दिखाओ कि हमें चीन की ओर जाना ही ना पड़े। मगर ऐसा थोड़ी है कि जियोपॉलिटिक्स में या डिप्लोमेसी में हम compete करें ही ना, प्रतियोगिता तो है ही। बिल्कुल। सो हम ये नहीं कह सकते कि चीन को कि आप आओ नहीं, वो आएंगे, बिल्कुल। हम भिड़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। लेकिन जो यहाँ के देश हैं, आसपास के देश, आप केवल हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, मैं प्रशांत महासागर की भी बात कर रहा हूँ। साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान के जो देश हैं, उनको केवल इतना है कि अगर कोई और शक्तिशाली पावर आ जाए, जो कि बिनेवलेंट हो, जो कि जिसका प्रभाव अच्छा हो, तो हम उसके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। बिल्कुल सर, जुड़ेंगे अब जरूर। अभी बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसके सलाहकार हैं।
उनका एक बयान आया था कुछ दिन पहले कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसके गार्जियन सी गार्जियन हम हैं, ये मोहम्मद यूनुस ने कहा था। जी। इनको उनके इस बयान को एज ए नौसेना अधिकारी आप किस तरह से देख रहे हैं जब वो इस तरह की बात करते हैं? जैसे कभी हास्य कविता में जाके लोगों को सुनते हैं तो कभी कभी वो मज़ेदार बात करते हैं, वो थोड़ी करारी भी हो जाती है तो भी हम हंसते हैं। हम उनकी आवाज़, उनकी बातों से ऐसे ही हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी एक शासन आ गया, उस शासन का कोई लीडर होगा, जी, उसने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। बिल्कुल। अब क्योंकि उसने शासन बदला है, सो वो जो पुराना शासन था उनके खिलाफ उसको कुछ ना कुछ कहना है, नहीं तो जी। वो पूछेंगे कि आपने बदला क्यों। बदला क्या है? अगर आप बिल्कुल ही एक दूसरे से सहमत हो तो फिर आपने बदला क्यों। सो उसका ये ज़रूर है कि वो कह सके कि भारत के बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी का गार्डियन है, किस उसका रक्षक है। इसमें कोई खास टिप्पणी की बात है ही नहीं, क्योंकि आपके सामने है, जितना उसके सामने नहीं है उनके सामने भी है, लेकिन उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ ना कुछ कहना है और वो कह रहा है। और हमारा काम, कोई भी पॉलिसी हो, बेशक डिफेंस पॉलिसी हो, बेशक फॉरेन पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी 3 साल या 4 साल के लिए नहीं चलती, लंबे तौर के लिए चलती है। उसमें कई प्रशासन आएंगे, कई लीडर्स आएंगे, कुछ कुछ सही बोलेंगे, कुछ उल्ट पटांग बोलेंगे, मगर हमारी पॉलिसी इस पे निर्भर है कि हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल। हमारी इंटरेस्ट क्या है। और अगर हमारी इंटरेस्ट इस तरह है और आप बीच में थोड़ा बहुत कह रहे हैं, आप कितनी बार आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई ना कोई जानवर चंद्रमा को देख के भौंके। कभी आपने ये देखा कि चंद्रमा वापस भौंकता नहीं, है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही है। सर, आपने हम्बनटोटा का भी ज़िक्र किया था। जी। श्रीलंका का पोर्ट है जिसको कि चीन ने 99 सालों के लिए लीज़ पे ले रखा है। चीन के पास ग्वादर भी है पाकिस्तान का, म्यांमार का भी एक मतलब पोर्ट जो है वो चीन के पास है। जो उनका स्टिंग ऑफ पल्स है, जो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बांग्लादेश में भी वो जो एक एयरबेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से वो लग रहा है कि हाँ घेर रहे हैं। भारतीय नौसेना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो इस बारे में क्या सोचती है कि जिस तरह से, जैसे आपने बांग्लादेश का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि चंद्रमा को देख करके, भारतीय नौसेना इन खतरों को किस तरह से डील करेगी या कर रही है? भारतीय नौसेना अपनी शक्तिशाली, जितनी भी उसकी प्रभाव है, उसको बढ़ाने की खूब कोशिश कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और सरकार हमारी बातों से बिल्कुल नामंजूरी कर रही है। लेकिन कुछ सालों के लिए जी। हमने ऐसा ज़रूर किया कि हम सरकार से जाते रहे, हम निवेदन करते रहे, हम घुटने टेकते रहे, और सरकार के उन सरकारों के पास कोई और प्रायोरिटीज़ थी। तो जिस रफ्तार से भारतीय नौसेना को बढ़ना चाहिए था, उस रफ्तार से हम ज़रूर नहीं बढ़े। अब जब से ये प्रशासन आया है हमारे मुल्क में, तो अब ये जो गति है, ये गति हर क्षेत्र में, न केवल भारतीय नौसेना में मगर हर मैरीटाइम क्षेत्र में ये गति बढ़ रही है। और इस तेज़ी से बढ़ रही है कि आसपास के देशों के लोग, खासकर जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का यही कहना है कि हम तो हैरान रह गए हैं। सो भारतीय नौसेना क्या कर रही है? भारतीय नौसेना अपने आप को मजबूत और कर रही है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो हम बाकी देशों को सिग्नल करते हैं। अब ऐसे एक कहावत नहीं है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को जाके कहें कि हम देखो, हम इतने बलवान हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं। एक कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी जो सिग्नलिंग होती है ना, आपके मोहल्ले में फ़र्ज़ करो कि कोई लंबा चौड़ा 6.5 फुट का पहलवान घूम रहा है, तो वो केवल घूम रहा है और आपको और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि बस वो घूम रहा है, तो आप उससे पंगा लेने से थोड़ा हिचकिचाओगे कि नहीं? जी। इसी तरह अगर भारतीय नौसेना नम्रता से, प्यार से लोगों को आके कहती है, आइए हमारे जहाज़ पे, हमें देखिए, हमसे मिलिए, तो और हम हमारे साथ चाय पीजिए, तो जिन लोगों को चाय देखनी है ना, वो चाय देखेंगे
और जिन लोगों के हमारी मिसाइलों को देखना है वो देखेंगे, और जितने हमने मैसेजेस पास करने थे वो पास हो चुके हैं, और चाय भी मज़ेदार हुई। सो इसका इस तरीके से ये जो ऐसे जो संवाद हैं, ऐसे जो वार्तालाप हैं, ऐसे जो ये जो ये डायलॉग्स होती हैं, इनसे सिग्नलिंग होती है। जी लोगों को बताया जाता है कि भाई चाय पी रहे हैं, और समोसे भी खाइए, और हवाई जहाज़ों को भी देख लीजिए, और युद्ध पोतों को भी देख लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर को भी देखिए। जी। आपने सर काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है मैसेजिंग को लेकर के। एक मैसेजिंग भारतीय नौसेना पिछले कुछ महीनों से, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार दे रही है। जब तुर्की पहुंचा था पाकिस्तान की मदद करने के लिए, हम एजियन सागर में जा रहे हैं, ग्रीस के साथ मिलिट्री अभ्यास कर रहे हैं नौसेना, इधर साउथ चाइना सी में भी हमारी प्रेजेंस है। तो जो आप मैसेज की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हम दे रहे हैं। हमारी मैसेज और क्या, हम हमारा फ्यूचर इस तरह से क्या है कि हम, जो पहले था क्या कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर इन सब में रीजनल में, अब हम बाहर अपना विस्तार कर रहे हैं मेरी टाइम सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिहाज से भी, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? तो डिप्लोमेसी में दो ही तो यंत्र होते हैं, या फॉरेन पॉलिसी में दो ही यंत्र होते हैं, या डिप्लोमेसी हुई जी या मिलिट्री हुई। जी दो ही यंत्र होते हैं। इकोनॉमिक्स डिप्लोमेसी के साधन से ही मैसेजिंग होती है, सैंक्शन हुए नहीं हुए, उनसे बचो नहीं बचो, जो भी मतलब आपका ख्याल है वो डिप्लोमेसी। सो आपके पास केवल दो ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी में, एक डिप्लोमेसी, एक मिलिट्री। अब मिलिट्री आम ये सोचना गलत है कि मिलिट्री केवल युद्ध में भाग लेने के काम आती है और डिप्लोमेसी युद्ध को रोकने के लिए। ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मिलिट्री के तौर पर युद्ध को रोका जाता है, और डिप्लोमेसी के तौर पे युद्ध की जो सिचुएशन है उसको और बेहतर बनाई जाती है। अब आप यूक्रेन और रशिया की बात देख लो, वहाँ पे डिप्लोमेसी बंद थोड़ी हुई है। नहीं। हम लोगों का गालवान पे इतना इतने भिड़े थे, संघर्ष हुआ था, हमारी डिप्लोमेसी बंद थोड़ी हुई थी। जो भारतीय नौसेना है, ये जो मैसेजिंग की बात हो रही है ना, ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं है, ये हार्ड डिप्लोमेसी है। जी ये डिप्लोमेसी है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी वो चाय वाली, हार्ड डिप्लोमेसी उसी बंदे को उसकी नज़र हमारे मिसाइलों पे, हमारे पनडुब्बियों पे, हमारे जहाज़ों पे, हमारे हवाई जहाज़ों पे पड़नी चाहिए। वो हार्ड डिप्लोमेसी का मैसेजिंग है। जब अभी आपने कहा कि तुर्की यहाँ पे आई, या तुर्की ने पाकिस्तान को एक जहाज़ भेजा या दान किया, या फिर चीन ने 6 सबमरीन प्रदान किए पाकिस्तान को, तो हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? एक तो जैसे आपने कहा कि हम ये ग्रीस, यूनान वगैरह के साथ इसलिए काम कर रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं लोगों को, इन्हीं लोगों को, कि भाई ये मत समझिए कि केवल आप ही हो यहाँ पे, और आपके बिना भारत और कुछ कर ही नहीं सकती। आपके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, उनके भी प्रयास हैं, और हम अगर आप ऐसी गिरी हुई बातें करेंगे तो हम भी थोड़ा बहुत लोगों को बता सकते हैं, और यही सिग्नलिंग होती है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम फलाने देश के संग इसलिए हैं कि हम टिमकाने देश के ख़िलाफ़ हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम केवल कह रहे हैं हाय, हमारे साथ थोड़ा अभ्यास कर लो, और जिनको ये देख के जितनी मैसेजिंग मिलनी चाहिए वो मिल रही है। जी आगे क्या करना चाहिए? जितना हम कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहिए। अब जो प्रशांत सागर में हमारी प्रेजेंस है, आपने कहा ना, है, और वाकई है, 1 साल और 1.5 साल से ये काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन इसका स्कोप अभी बहुत ज़्यादा और है। हमें बहुत ज़्यादा और काम करना है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अलग अलग दृश्यों से नहीं देखना चाहिए। ये एक ही स्ट्रेटेजिक स्पेस है, और उस स्ट्रेटेजिक स्पेस में अगर हम, जैसे हम अभी
अक्सर हमारी गलती है, हम कई विद्यार्थी लोग हैं जो कि केवल हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी पे ही जाते हैं। जी। हमारी लुक वेस्ट भी पॉलिसी है। अब इस आईपीआरडी में हमने खूब ध्यान दिया हुआ है अफ्रीका के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, कैसे उनसे रिश्ते और बेहतर किए जाएं, क्योंकि हमारा ये यकीनन कन्विक्शन है कि भविष्य में ये जो अफ्रीका के जो देश हैं वही भविष्य को शेप करेंगे। और हम शुरुआत में, जैसे अगर आपने लिफ्ट पकड़नी हो अपनी बिल्डिंग में, आपके पास लिफ्ट है ना जी। आपकी बिल्डिंग में, जी, जी, बिल्कुल। तो आप सबसे बेहतर यही है कि आप लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पे ही पकड़ लें। जी। अगर लिफ्ट चल रही है तो उस चलते हुए लिफ्ट में तो आपको प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह जब शुरुआत में अब अफ्रीका टेक ऑफ कर रहा है तो उस समय हमें कॉकपिट में जाके उनके संग बैठ के टेक ऑफ टुगेदर करना चाहिए। ये ना हो कि वो पहले टेक ऑफ कर लें और हम बाय बाय करते रहें, फिर हम कहें हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। जी। सो ये बातें जो हैं, ये हमारी जो प्रशासन है, जो भारतीय नौसेना है, दोनों ही इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमेशा से समझते थे, लेकिन अब तो समझते हैं। सो अब आगे जाके भारतीय नौसेना सभी क्षेत्रों में, अब हमने मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट इसीलिए की है कि हम सभी मतलब 24 घंटे कहीं ना कहीं हमारा जहाज़ है। जी। जहाँ जहाँ उसको होना चाहिए, जहाँ जहाँ उनको होना चाहिए, वहाँ वहाँ हमारे जहाज़ हैं। जी। एक जहाज़ हो, अब 2008 से लेके आज तक कंटिन्यूसली हम गल्फ ऑफ एडन में शामिल हैं। बिल्कुल। आपको क्या ख्याल है कि बाकी कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है? नोटिस कर रहे हैं और वो फिर मोहल्ले वाली बात दोबारा आ रही है। सो ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हालांकि बहुत साधारण उदाहरण है, लेकिन मैं ये जानबूझ के साधारण बनाना रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई कॉम्प्लिकेटेड बातें जो होती हैं ना, वो एक्चुअली काफ़ी सिंपल होती हैं। बिल्कुल। बस उनको, ताकि आपको लगे कि मैं बहुत वरिष्ठ हूँ और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मैं आपको बड़ी वो छोटी सी बात को जी, जी, जी। बड़े बड़े शब्दों में डाल के आपको आपके दिमाग को थोड़ा गोल नहीं सर, कर। आपने बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे तुर्की को मैसेजिंग करने के लिए आपने फिर ये भी कहा। इन मैसेजिंग के बीच में सर, सी डिनाइल से हमारा सी कंट्रोल का जो सफ़र है, क्या हम इस तरफ बढ़ चुके हैं? इससे हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन नेवी का? धन्यवाद। तो इसमें क्या है, ये आपने दो खास बातें की हैं। जी। सो ये जो सी कंट्रोल और सी डिनाइल की बात है ना, ये एक्चुअली वॉर टाइम जी। एक्सप्रेशंस हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी देश कहीं भी पूरे महासागर को पूरे महासागर पे अपना ऐसा काबू नहीं लगा सकता कि पूरे महासागर में कोई और अपनी अपनी अपना कार्य ना कर पाए। बस इतना होता है। सी कंट्रोल का मतलब होता है कि इस इलाके में, इस हिस्से में, इस दिन से या इस समय से इस समय तक हम पूरा उस इलाके पे हम पूरा नियंत्रण रखेंगे, पूरा काबू उस पे पाएंगे। उस समय के बाद या उस क्षेत्र के बाद के अलावा हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि सारे पूरी की पूरी महासागर पे हम काबू पा सकें, ना ही ये मुमकिन है। सो ये सी कंट्रोल है। सी डिनाइल का क्या मतलब होता है? सी डिनाइल का मतलब होता है कि मुझे इस इलाके में इस समय से लेके इस समय तक मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं चाहता हूँ कि आप बिना कुछ करो। जी। अब रेड सी की बात कर लो, हूती की। अभी हूती जो उनकी जो हूतियों में कोई ऐसी चाह नहीं है कि रेड सी का इस्तेमाल मैं करूं। बस वो इतना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन उस समय से उस समय तक ना करें। तो वो सी डिनाइल है, प्योर सी डिनाइल। जी। सो इसमें क्योंकि मैंने कहा कि इस क्षेत्र में इस समय से लेकर इस समय तक मैं इस हिस्से को, इस समुद्री हिस्से को अपने कामों में, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और उस समय से उस समय तक इस क्षेत्र में आप दखल नहीं देंगे, उसे सी कंट्रोल कहते हैं। सो
हमारी जो आगे की हाँ रणनीति है वो ऐसी है कि अब पाकिस्तान को देख लो, अगर पाकिस्तान ने अपना ईंधन अपना जो भी है फलानी जगह से टिमकानी जगह तक लाने की कोशिश की और हमने कहा कि भाई इस समय से इस समय तक इधर से इधर तक आप नहीं जा पाओगे। जी। सो ये युद्ध के समय या टेंशन के समय ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सो सी कंट्रोल जो है, सी कंट्रोल का ये नहीं मतलब होता कि हम अपना प्रभाव डालें, हम प्रभावशाली रहें। जी। इसका मतलब होता है हम उस इलाके पे पूरी तरह काबू पा के हम उस पे नियंत्रण पा रहे हैं। हमारा जो आउटसाइड ऑफ वॉर सिचुएशन है उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष एक शक्तिशाली, होनहार, काबिल, केपेबल जी। देश है जिसके साथ आप भिड़िए ही मत। जी। अच्छे प्रभाव रखिए हमारे साथ, अच्छे बर्ताव रखिए हमारे साथ, हम अच्छी बातें करें हमसे। और इससे न केवल शांति रहेगी मगर स्टेबिलिटी भी रहेगी। और स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ जहाँ अनस्टेबल जगह है वहाँ वहाँ पैसे नहीं आते, पैसे नहीं जाते। और किस तरह के पैसे? कोई भी तरह के पैसे, व्यापार के पैसे, जहाज़ों के पैसे, व्यापारों के पैसे। तो जब तक हम रीजन को स्टेबल रखेंगे, हमारी इंपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स, आपके इंपोर्ट्स, आपके एक्सपोर्ट्स सभी घूमेंगे, पैसे घूमेंगे। और जब पैसे घूमेंगे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और हमारी भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सर एक क्वेश्चन मैं आखिरी आपसे पूछूंगा कि चीन आक्रामक है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। आपको लगता है कि जो इंडियन नेवी को भी एक आक्रामक तरीके से अपना विस्तार करना चाहिए? मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की जो बात होती रही है हमेशा से, कि हमें उसकी तरफ जाना चाहिए? क्योंकि सर चीन तो एक थ्रेट तो है ही, मतलब इससे तो इनकार थ्रेट नहीं है कर सकते हैं। आपका पूछने का मकसद ये होगा फिर कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होना चाहिए। मेरा इसका जवाब ये है कि हाँ ज़रूर ऐसा ही होना चाहिए। हमारे पास पत्थर होना चाहिए और हमारे पास पत्थर फेंकने की ये क्षमता होनी चाहिए कि जो दूसरा बंदा ईंट फेंकने की सोच रहा है वो सोचे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये होना चाहिए। मगर कभी कभी ये फेल हो जाता है, कभी कभी वो बेवकूफ़ है। जी, फिर भी फेंकिए। अगर फेल हुआ यानी कि डेटरेंस जो अगर है जी। जिसको कहते हैं वो फेल हो गई तो फिर युद्ध तो छिड़ेगी। बिल्कुल। और अगर जंग छिड़ गई तो फिर हमें उसको जीतना है ही। अब जीतने के लिए जो साधन चाहिए उनको अपनाने की ज़रूरत खास है। अब आई बात एयरक्राफ्ट कैरियर की। इसमें मैं आपको ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। जी। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई तुमने ये एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या पड़ी हुई है? आजकल एयरक्राफ्ट कैरियर तो इतना बड़ा जहाज़ है, इतना बड़ा टारगेट है, कोई भी ये इसको सबसे गिरा सकता। अब इसमें दो बातें हैं। पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लें। और लोग कहते हैं कि तुम्हारी कौन सी खास नेवी है जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, बाकी नेवी नहीं है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो क्या करते हैं? अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं। उनके पास तीन विकल्प होते हैं। एक पहला विकल्प, आप अपने इंटरेस्ट को केवल इस जगह पे रखिए, इस दूरी पे रखिए जहाँ के आपके शोर बेस्ड हवाई जहाज़ आपको एयर कवर दे पाएँ। जी। दूसरी, आप किसी ना किसी के साथ अलायंस बनो, अलायंस में लग जाओ कि एक एलाई बन जाओ जिसमें वो हवाई जहाज़ ले आएगा, एयर पार्क वो लाएगा और आप कुछ और कर लो। दूसरा विकल्प। मगर आपको अगर ये दोनों विकल्प, एक विकल्प नामुमकिन है, एक विकल्प नामंजूरी है आपकी कि अब ये मंजूर नहीं है, फिर आपके पास और दो विकल्प आ जाते हैं। या तो आप ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाइए जिससे एयर पावर आपको दूरी पे मिले। जी। या फिर हम राजपूत ठाकुर हैं, हम किले के दरवाजे खोलते हैं, घोड़ों पे चढ़ते हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं। जी। फिर लोग हमारी प्रशंसा पे कविताएं लिखेंगे। तो हम ये तो नहीं चाहते कि लोग हमारी कविताओं पे हमारी साहस पे कविताएं लिखें। ये हुई। अब दूसरा हुई वल्नरेबिलिटी की बात कि इतना बड़ा जहाज़ है
आजकल के ज़माने में इतनी अच्छी मिसाइलें हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि आप मेरे दुश्मन हो, फ़र्ज़ करो, जी और आप एक सैनिक हो और आपके पास एक बंदूक है, मेरे पास भी एक बंदूक है, मैं भी एक सैनिक हूँ। क्या आप मुझे जान से मार सकते हैं? हाँ। क्या मैं आपको जान से मार सकता हूँ? हाँ। तो उसका क्या मतलब है कि या आप या मैं सैनिकों को खड़ाई करना बंद कर दूँ? जी नाम नहीं ना। क्या ये मुमकिन है? ये सही नहीं है कि एक, फ़र्ज़ करोगे, F-35 एयरक्राफ्ट एक S-400 मिसाइल बैटरी को नष्ट कर सकता है? हाँ। क्या S-400 बैटरी F-35 जहाज़ को नष्ट कर सकती है? हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि या आप S-400 ना लें और मैं F-35 ना बनाऊं? नहीं ना, ऐसा नहीं है। पर ये सिमिलरली हर युद्ध पोत, हर युद्ध, हर सैनिक पे, सैनिक से लेके सबसे बड़ा जहाज तक, हर ऐसे योद्धा पे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहता है। और आप इस बात को लेके काम नहीं कर सकते कि भैया ये, इसको तो वो नष्ट कर सकता है। हाँ, सही है, सही है कि वो नष्ट कर सकता है, और ये भी सही है कि हम उसको नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो कहने का मतलब है कि ये जो अब आमतौर पे ये बात छिड़ी हुई है ना हमारे, ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स ने इसको छेड़ा है। और वेस्टेड इंटरेस्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे उतने हैं। अब फ़र्ज़ करो कि हमारे पास पैसे और हैं, तो आप क्या कहोगे कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए? चाहिए। और फिर लोग पूछते हैं कि हमें क्या पनडुब्बियों की ज़रूरत है या एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है? अब हम कहते हैं कि भाई आपको क्या ज़रूरत है? आपके आपके पाँव को आपको अपने पाँव की ज़रूरत है या हाथ की ज़रूरत है? आप जी कहोगे ये दोनों की, यही है, दोनों की ज़रूरत है। जो चीज़, जो काम एयरक्राफ्ट कैरियर के जहाज़ कर सकते हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर का ये मत आप समझिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक है, उसकी कैरियर बैटल ग्रुप होती है ना। जैसे आप टैंक को ले लो, अब टैंक पे अगर टिप्पणी करें हम टैंक की, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि टैंक का जो तोप है उसके बारे में अलग बात करेंगे और उसका जो बॉडी है और चैसी है उसकी अलग बात करेंगे। वो एक ही सिस्टम है। तो कैरियर और कैरियर का बैटल ग्रुप एक ही सिस्टम होता है। सो फाइनली बात इसी पे आती है कि हमें तीसरे चौथे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 कैरियर की ज़रूरत है या नहीं है? एक्चुअली हमें 5 कैरियर की ज़रूरत है, क्योंकि कभी आपके पास कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, कुछ ना कुछ तो होगा, कभी ना कभी वो उसको सर्विसिंग के लिए देना पड़ता है किसी को। उसी तरह 2 कैरियर्स से काम नहीं चलेगा। अब 3 कैरियर से काम चल जाएगा, क्योंकि एक कैरियर आप प्रशांत महासागर में डालना चाहते हैं या हिंद महासागर में ही, लेकिन आप बे ऑफ बंगाल में जाना चाहते हैं, और एक आप अरब सागर में रखना चाहते हैं। सो इन दोनों जहाज़ों को एक एक कम से कम रिडंडेंसी की बात होती है। सो इस देश को 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है। चीन को देख लो, इनका इतना बेकार मैरीटाइम जोग्राफी है, उनकी इतनी बेकार भूगोल है मैरीटाइम ना, इतना सा कोस्ट है। चीन बहुत फैला हुआ है मगर कोस्ट इतना सा है, उसके बावजूद वो 6, 8, 10 पता नहीं। 12 का उनका प्लान है जहाँ तक मुझे पता है। यस। अब उनका प्लान अगर 12 का है तो क्या वो उनका दिमाग फिरा हुआ है? और अगर फिरा हुआ है तो बात अलग है। फिर हम देखते हैं कि भाई इतनी नज़दीक जो जो देश हैं उनके, चीन के, जैसे जापान है, जैसे साउथ कोरिया, वो क्यों बना रहे हैं जहाज? वो क्यों हवा ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं? उनके लिए तो मिसाइल की ज़रूरत ही नहीं है, पत्थर फेंक दो तो भी लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो बातें हैं ना, ये तभी पैदा होती हैं और फैलती हैं जबकि लगता है लोगों को कि या हमारे पास या एयरफोर्स के पास या जो भी, मतलब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, वो पैसे कम हैं, या मेरे पास आएंगे या आपके पास। मम्मी की या पापा की जो अमानत है वो मैं ले लूँगा या आप ले लोगे, फिर 2 भाइयों में लड़ाई हो जाती है। मगर फ़र्ज़ करो कि दोनों भाइयों के पास इनफ है, फिर दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो इस कारण भारतीय नौसेना को आगे बढ़ने के लिए ना केवल पनडुब्बियों की ज़रूरत है, ना केवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है, ना केवल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स की ज़रूरत है साइबर की, ना केवल स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में काबिलियत रखने की ज़रूरत है, सभी में। और कब? एक के बाद एक नहीं, एकत्र, एक साथ। वो एक
पिक्चर बनी थी, मेरे को पूरी तरह उसका नाम नहीं याद है, मगर ऐसा है कुछ, एवरीथिंग ऑल टुगेदर ऑल एट वंस, ये ज़रूरत है। अब जब हम गरीब थे तो ये तो बात ही मतलब ख्वाबों की थी। अब अगर हम 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन डॉलर में 22 साल में पहुंचने की सोच रहे हैं, और अगर इन 22 सालों में 12 साल से 20 साल लग जाते हैं जहाज़ को बनाने में, तो आपको योजना अभी नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आपने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी सर। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। और आपने बहुत सारी जानकारियाँ मिली, सीखने को मिला, सॉरी, समझने को मिला। मैं जहाँ तक मैंने कहा ना कि मैं कोशिश बड़ी कर रहा हूँ कि सरल भाषा में बात की जाए। आपने सर बहुत अच्छे से समझाया है। अब ये सरलता में इतनी सरलता हो गई है कि कभी कभार शब्द ही गायब हो जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।